अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। एक सवाल दिया था ऑटम 22 का, इसमें प्रोसेस 2 में कोई लॉस नहीं था। तो ये बिल्कुल शुरू में जो मैंने खुद से जॉइंट प्रोडक्ट का सवाल बना के कराया था ना, तो ये उसी तरह की बात थी। इसमें कोई नए प्रोसेस में कोई फर्दर लॉस नहीं था। तो ये जो मैंने सबसे पहला खुद बना के कराया था, तो ये वैसा सा सवाल था और इसमें सारी चीजें स्ट्रेट गिवन है। और प्रोसेस 1 की क्वांटिटी स्केड्यूल में जैसे एबनॉर्मल गेन लॉस बैलेंस करके निकालते हैं वैसे ही निकालना था, सब कुछ गिवन था। बहरहाल फिर भी चल लेते हैं। प्रोसेस 1 के क्वांटिटी स्केड्यूल और ईपी में कोई मसला? जिन्होंने सवाल किया है, किन्होंने किया है? माशाल्लाह। और यहां बस ठीक, शाबाश। इसको रोकना। ऑटम 22 प्रोसेस 1 में क्वांटिटी स्केड्यूल और ईपी में कोई मसला किसी को? फिर उसके बाद एनआरवी निकालते हुए, चूंकि प्रोसेस 2 में ना कोई नया मटेरियल आ रहा है ना कोई लॉस है, तो जॉइंट प्रोडक्ट्स की एनआरवी निकालना और उस रेशो में बांटना, इसमें कोई परेशानी नहीं। इस सवाल में और वैसे ही कोई मसला किसी को? कोई मसला मेरे ख्याल में होना भी नहीं है, वरना मैं खुद ही एक दो बातें जो लगती हैं वो बता ही देता हूं। तो खैर आफियत के साथ प्रोसेस कॉस्टिंग डन है ना, लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं कि उल्टा देखता हूं जी। अच्छा, अभी वादा नहीं है, ईद की छुट्टियों में कोशिश करूंगा, अभी प्रॉमिस नहीं, ईद की छुट्टियों में कोशिश करूंगा कि स्प्रिंग 24 अगर अपने फॉर्मेट पे बना के दे सका तो ताकि वो भी आपके पास अवेलेबल हो। और हाँ, वो कल एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, मैंने कहा भी था क्लास में याद कराना। कल एक सवाल डिस्कस किया था मैंने, ऑटम 23, आइए उस पर वापस। प्रोसेस 2 में नॉर्मल लॉस था और वो नॉर्मल लॉस बेचना नहीं फेंकना था। ऑटम 23 कल किया था डिस्कस मैंने। प्रोसेस 2 में नॉर्मल लॉस था और वो हमने फेंकना था और लाशें ठिकाने लगाने के पैसे लगने थे। पहले क्या होता है, पहले हम लोग नॉर्मल लॉस की नेट स्क्रैप वैल्यू लेते हैं, यानी जितने का बिकेगा माइनस जो खर्चा होगा। चूंकि ये वर्ड नॉर्मली यूज नहीं किया होता इसलिए ये सुनने में आपको नया लगेगा, वरना ये एनआरवी होती है। नॉर्मल लॉस की हम लोग एनआरवी ले रहे होते हैं कि कितने का बिकेगा माइनस खर्चा क्या होगा। इस सवाल में जो लॉस था वो बिकना नहीं था, उसको डिस्पोज करना था एट अ कॉस्ट ऑफ। ये सवाल में देखें अंग्रेजी लिखी हुई है, तो इसकी रिकवरी वैल्यू तो है ही नहीं, इसलिए हम जो माइनस किया करते थे पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए, उसमें ये माइनस की बजाय ऐड हो जाएगा
और वर्क इन प्रोसेस के टी अकाउंट में एनआरवी नहीं, रिकवरी वैल्यू होती थी, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखते थे। अब ये है ही खर्चा, तो इसलिए डेबिट साइड पे लिखा हुआ। तो इसके सॉल्यूशन में देखें, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में प्रोसेस 2 की बात कर रहा हूं, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को डेबिट साइड पे लिखा हुआ है क्योंकि कॉस्ट है। रिकवरी वैल्यू होती तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते, कॉस्ट है चूंकि, तो इसलिए वो डेबिट साइड पे लिखा नजर आ रहा है। हाँ जी, और भी किसी का कोई सवाल था? मैंने कहा था क्लास में याद कराना। आपने ये पूछा था? आपने भी मुझे लगता है कुछ पूछा था, यही पूछा था। चलो ठीक है, ऑटम 22 डन। ऑटम 23 भी हो गया, स्प्रिंग भी हो गया, ऑटम भी हो गया, स्प्रिंग 22 भी हो गया, ऑटम 21 भी हो गया। स्प्रिंग 21 आसान सा है, हस्बे तौफीक किसी का दिल हो तो कर लेना। स्प्रिंग 19, ऑटम 17, स्प्रिंग 17, बस ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल बता रहा हूं जो आम आवाम के लिए नहीं है, और जो चीते चीतियां करना चाहें वो करें, लेकिन पूछे भी मुझसे अलग से। क्लास में मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा उसको। बहुत अजीब सा सवाल था, बहुत अजीब सा, तो बता रहा हूं। तो चीते चीतियां करना चाहें जरूर करें, और अगर आम इंसान के बच्चे भी करना चाहें बेशक कर लें, लेकिन वो क्लास में नहीं, फिर क्लास के शुरू में जैसे यहां लोग आके कुछ पूछ रहे थे वो अलग से पूछना। वो है जी स्प्रिंग 20 सेंट्स लिमिटेड। ये बड़ा अजीब सा सवाल था, लेकिन बहरहाल सवाल तो था। तो अगर कोई हिम्मत वाला करना चाहे तो जरूर करे, मना नहीं कर रहा मैं, जरूर करे, लेकिन कमजोर दिल हजरात ना करना। क्वेश्चन 7 बुक में, क्वेश्चन 7 स्प्रिंग 2020 अटेम्प्ट का सवाल है सेंट्स लिमिटेड के नाम से। इसको मैंने 2 अजम्पशंस लेके सॉल्व किया हुआ, यानी मैंने इसके सॉल्यूशन पीछे 2 छापे हुए, अल्टरनेटिवली कह के एक और सॉल्यूशन छापा हुआ। तो ये अगर किसी ने करना हो तो करके, तो मुझसे अलग से पूछना हो तो। प्रोसेस कॉस्टिंग बस खैर खैरियत से डन, और इस पे बहुत सारा टाइम लगा लिया, लेकिन आपकी लर्निंग जो है वो इसमें बहुत इंक्रीज की है, और अब आप एक नई तरह के बच्चे बन चुके हैं। कल सवाल कर रहे थे और मेरा ख्याल है मैंने मार्जिनल पूरी कर दी थी, इनकम स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट तक पहुंचा दिया था। ओके, मैंने एक वर्किंग कल छोड़ी थी और इंटेंशनली छोड़ी थी, और जी एक मिनट, और वो इसलिए छोड़ी थी ताकि आपको ये बता सकूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। वरना अगर मैं कल ये वर्किंग कर देता तो उम्मत कंफ्यूज थोड़ी हो जाया करती है, वैसे तो अभी भी होंगी इंशाल्लाह, लेकिन मेरा काम फिर भी समझाना ही है। अंडर या ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये वर्ड नया है, वरना ये तो पहले किया हुआ है। अंडर ओवर अप्लाइड कैसे निकालते हैं? अप्लाइड और एक्चुअल का फर्क, लेकिन अब मैंने वर्ड साथ लगा दिया फिक्स्ड, तो फिर अप्लाइड भी फिक्स्ड और एक्चुअल भी फिक्स्ड। OAR पर यूनिट दिया हुआ है आपको, OAR पर यूनिट कितना है? तो उसको अप्लाइड बनाने के लिए क्या करूं? एक्चुअल किससे? एक्चुअल यूनिट्स हैं। अप्लाइड FOH निकालना है, OAR पर यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करूं? क्या है OAR पर यूनिट? वो क्या एक्चुअल बेस बोल तो रहा हूं, OAR पर यूनिट है इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो ईयर 1 में OAR 4 रुपए था और यूनिट्स थे 5000, 20,000। ईयर 2 में OAR 5 रुपए था और यूनिट्स थे पता नहीं कितने, 20। ईयर 3 में OAR 6 रुपए था और प्रोडक्शन शायद 5500 थी, 33,000। और एक्चुअल फिक्स्ड FOH मेरा ख्याल है कि ये थे 18,000, 35,000। अच्छा, अब अंडर ओवर का फैसला हमने क्या ये ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट से याद रखना होता? नहीं, अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर है, अप्लाइड कम है तो अंडर है। वो तो हमारी मर्जी है कि हम पढ़ने वाले को इसकी क्या पहचान बता रहे हैं। फिक्स्ड OAR क्यों कैलकुलेट किया गया? फिक्स्ड OAR प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनाने के लिए। मार्जिनल कॉस्टिंग के मानने वाले फिक्स्ड OAR निकालते होंगे,
नहीं। तो जब फिक्स्ड OAR ही नहीं है तो अप्लाइड और अंडर ओवर अप्लाइड मार्जिनल कॉस्टिंग वाले करते होंगे, तो फिर ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन के लिए है। अब आप इसको नोट करके ये नीचे कहीं ये लिख लेना बात कि फिक्स्ड OAR और इसी तरह से अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स मार्जिनल कॉस्टिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिक्स्ड OAR और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो होती हो तो ये नहीं होते। यानी अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है तो फिर उसका फिक्स्ड OAR या अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड से कोई लेना देना नहीं है। अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच फॉलो करता है तो फिर उस बिजनेस फिक्स्ड OAR और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड से कोई ताल्लुक नहीं है। आप पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? फिक्स कॉस्ट माइनस की। हाँ हाँ, मैंने कल ना यहां खड़े होकर कहा था, क्या उस बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट होंगी? नहीं, स्टेटमेंट के अंदर से माइनस कर रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट तक पहुंचना था तो उस स्टेटमेंट के अंदर ही माइनस करने थे खर्चे। अलग चार्ज से क्या मुराद है? शुरू में वेरिएबल ला रहे थे, इवेंचुअली तो नेट प्रॉफिट तक पहुंचना ही है। यानी फॉर्मेट ये था मार्जिनल का कि पहले सेल्स में से वेरिएबल खर्चे माइनस करके दिखाएं ताकि कंट्रीब्यूशन नजर आए। उसके बाद है तो बहरहाल ये इनकम स्टेटमेंट, एंड कहां करना है? नेट प्रॉफिट पे। तो फिक्स खर्चे भी माइनस करने पड़ेंगे। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में फर्क यह था कि शुरू में पहले सिर्फ वेरिएबल माइनस कर लें, कंट्रीब्यूशन निकल आए, उसके बाद फिक्स्ड माइनस करना है, एंड तो प्रॉफिट तक करना है। एब्जॉर्प्शन में, हाँ, इसमें हम प्रॉफिट तक पहुंचेंगे सीधा। एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट सेल्स चेंज हो जाएंगी। सेल्स तो सेल्स है जी। 170, 126, 207। मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो होती हो तो फॉर्मेट में सेल्स में से पहले सिर्फ वेरिएबल माइनस की थी, अब एब्जॉर्प्शन है। अच्छा, पता नहीं मैंने कल ये बात की थी कि नहीं की थी। जो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे ना, मैंने नाम नहीं लिया था अभी तक क्योंकि जरूरत नहीं थी, लेकिन हम आज तक जो पढ़ते आए हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी। तभी तो एफओएस पूरे ले रहे होते थे। आज तक जो भी पढ़ा था वो सब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही कर रहे थे। इवन के जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ते आए हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही होती है। तो सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। और अब हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन का। तो कॉस्ट कौन सी उठाएंगे? वो जो दूसरा वाला नीला था। ईयर 1 में ओपनिंग कुछ नहीं है, क्लोजिंग कुछ नहीं है। ईयर 1 में यूनिट्स कितने बने? 5000। और ईयर 1 में एक यूनिट कितने का है? एब्जॉर्प्शन का सवाल कर रहे हैं अब हम। 23, 115, 333। ईयर 2 में कितने यूनिट्स बने? 4600। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं, एक कितने का है? बने 42। अच्छा, 4200 बने, एक कितने का है? 27। 113400। ईयर 3 में 5500 बने, एक कितने का है? 31। 0। ईयर 2 में 600 बचे हैं, वो वही 27 वाले ही हैं। ईयर 3 350 यूनिट्स बचे हैं। फाइफो मेथड है, ये नए वाले में से होंगे, 31 वाले में से। 10850।
175 55 28 800 31150। वो मार्जिनल था। यहां तो हमने वेरिएबल को अलग नहीं रखा हुआ, तो ये प्रॉफिट है। यहां तक पहुंचे, फिर एक डिफरेंट चीज समझानी है। पहुंचे? चले, जो पहुंच रहे रास्ते में पहुंचे। पहुंचे भाई, पहुंच गए। अच्छा, अब ना एक जरा गहराई में उतरने लगे हम। नहीं ठीक है, खैर पांच ऊंचे करते हैं बस। अभी ईयर 1 से समझाता हूं ये बात। अभी इस वक्त यहां पर 1,15,000 लिखा हुआ है। ये 1,15,000 कैसे बना? 5,000 को मल्टीप्लाई किया 23 से। अगर इस 115 का ब्रेकअप देखें तो 5,000 मटेरियल कितना था? 9। 5,000 इंटू लेबर कितना था? 8। 5,000 इंटू वेरिएबल ओवरहेड कितने थे? 2। और 5,000 इंटू 4, ये क्या बना? 20,000। इस 1,15 में जो अभी इस वक्त यहां इनकम स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, सिर्फ फिक्स्ड पोर्शन की बात कर रहा हूं। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स शामिल हैं या एक्चुअल? अप्लाइड शामिल है। जबकि सही प्रॉफिट जानना है तो एक्चुअल होने चाहिए थे। ये जो अभी इस वक्त प्रॉफिट निकला हुआ है, ये अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स की बेस पे निकला हुआ है। नहीं, सही तो तब पता चलेगा जब एक्चुअल की बेस पे निकला हो। तो हम इस 55,000 को अगर ठीक करना चाहें तो अंडर ओवर अप्लाइड एडजस्ट कर देते हैं। अप्लाइड ज्यादा था, इतना ज्यादा था। अच्छा, अब माइनस में भी ना जरा ध्यान से, मैं अभी इस वक्त आपको कह रहा हूं 55,000। 55,000 प्रॉफिट सही नहीं निकला हुआ, क्योंकि 55,000 निकालने के लिए अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स इस्तेमाल हुए हैं। सही प्रॉफिट तो तब आता जब एक्चुअल यूज करते। अच्छा, प्रोसीजर यही है, यानी इसको नहीं चेंज कर देंगे, प्रोसीजर यही है। लेकिन अगर हम 55,000 निकालने के बाद यह जानना चाहें कि नहीं सही वाला कौन सा है, तो 55,000 में 4700
ऐड कर देंगे कि लेस कर देंगे? ऐड। क्यों? क्योंकि अप्लाइड ज्यादा थे, यानी इसमें ज्यादा ओवरहेड आ गए हुए हैं, प्रॉफिट कम रह रहा है, तो सही प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए ऐड कर देंगे। $1,15,000 में फिक्स्ड एफओएच कौन से हैं? एक्चुअल वाले के अप्लाइड वाले? अप्लाइड वाले। उसमें एक्चुअल मौजूद है नहीं। इस 1,15 में फिक्स्ड ओवरहेड्स कौन से हैं? अप्लाइड। तो इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में अप्लाइड इस्तेमाल हुए हैं। सही प्रॉफिट तो तब पता चलता जब एक्चुअल इस्तेमाल होते। तो यहां यूज तो अप्लाइड ही करना है, लेकिन जो अंडर ओवर अप्लाइड है बस वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो ज्यादा ओवरहेड्स चार्ज होने की वजह से प्रॉफिट कम आ रहा है, तो प्रॉफिट ठीक करना है तो 4700 को ऐड कर लेंगे। और इसी तरह अगले ईयर्स में, और यहां 2000 माइनस करते हैं। ये मेरे ख्याल में मैंने ब्रैकेट गलती कर दी, ये ब्रैकेट है, वही तो लगाया था। तो सही प्रॉफिट बन गया 59,700, 31,800, 29,150। ये है अब सही वाला ग्रॉस प्रॉफिट। इसको कह देते हैं एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट तक जाना है। नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट है, तो एडमिन सेलिंग माइनस कर देते हैं, लेस एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट, जो कि वैसे तो कल हम सवाल में कर ही चुके। तो एक वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट थी और उसके अलावा फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग थे, कल निकाल चुके। तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी थी? 15,000, 10,800, 17,250, और एक थी 5,000, 6,000 और 7,000। तो नेट प्रॉफिट हो गया 39,700, क्या 15,000, 4,900। ये नेट प्रॉफिट। पता नहीं, सुनी सुनाई बात लिखी मैंने, कहा? ये एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट। फर्क क्या है? क्या फर्क है दोनों में भाई? इसमें हम लोग टोटल कॉस्ट ले रहे हैं, वहां सिर्फ वेरिएबल ले रहे थे। यहां ये माइनस करके प्रॉफिट आ रहा है, वहां कंट्रीब्यूशन आ रही थी। तो फर्क है, दोनों इनकम स्टेटमेंट पे गौर कर लें, फर्क है। तो ये वर्किंग इस लाइन के लिए की थी, ये वर्किंग इस लाइन के लिए की थी। पार्ट ए हुआ है अभी, पार्ट बी करना है अभी। क्या ये कैलकुलेट कैसे किया या वहां जो किया? ये वाली लाइन दोबारा समझ लें। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाली है हमने ऐसे, और 115 के अंदर मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स्ड तीन चारों शामिल है। अभी मैं सिर्फ फिक्स्ड की बात कर रहा हूं। इस 115 में फिक्स्ड ओवरहेड्स कौन से शामिल हैं? एक्चुअल या अप्लाइड? अप्लाइड। ये प्रॉफिट अप्लाइड एफओएच की बेस पे निकला हुआ है, जबकि हम गुजरे हुए पीरियड की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हम तो एक्चुअल प्रॉफिट जानना चाहते हैं। ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है,
क्यों? क्योंकि इसमें एज एन एक्सपेंस अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड आया हुआ है। असल प्रॉफिट तब होता अगर इसकी जगह एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड होते। तो ये तो प्रोसीजर ऐसे ही चलेगा, लेकिन अब जो उनका फर्क है वो यहां एडजस्ट कर लिया। अप्लाइड ज्यादा है, यानी 1,15,000 ज्यादा आ रहा है, उसकी वजह से प्रॉफिट कम आ रहा है। तो जो 4700 है वो फिर हम प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे। ये नोट करिए, फिर मैंने ये 2 दफा और बनानी है अब ऑप्शन। दो नहीं, इसी की 2 शक्लें और दिखानी है। ये नोटेड? नोटेड? डबल एंट्रीज अंडर ओवर अप्लाइड एंट्री क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल को नॉर्मली चार्ज हो तो कॉस्ट ऑफ सेल, और अगर सवाल वाला कह रहा है P&L को चार्ज करनी है तो P&L। ये जो अभी इस वक्त मैंने यहां प्रेजेंट किया हुआ है, इसी की एक और प्रेजेंटेशन जो होती है, और मैं ये वाली शक्ल बताता ही ना अगर कुछ सवालों में ऐसे भी प्रेजेंट ना हुआ होता तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सवाल वाला बताएगा कैसे प्रेजेंट करना, नहीं। आप मेरी अगर अगली बात समझ आ जाए तो आप बेशक इस वाले फॉर्मेट को डिलीट कर देना, यानी आप चाहे यूज ही अगला वाला कर लेना। ये सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि कुछ सॉल्यूशन में ये शक्ल भी है। तो अगर आपको ये बात मेरी समझ आ जाए जो बताने लगा हूं, तो फिर आप बेशक इस शक्ल को डिलीट करके जो अगली बता रहा हूं वही याद रख लेना। इसी की अगली शक्ल बता रहा हूं। अंडर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड की अकाउंटिंग क्या करते हैं? ओवर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड एफओएस कंट्रोल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। ओवर अप्लाइड हुआ तो एफओएस कंट्रोल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ईयर 1 में क्या है? ईयर 1 में ओवर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड हो तो एफओएस कंट्रोल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ईयर 2 में क्या है? ओवर, एफओएस कंट्रोल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। तीसरे साल में क्या है? अंडर अप्लाइड की एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। अब इस डब्बे का टोटल देखें क्या बना। 110 300 94 200 177 सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल कितना बना देखें। हाँ जी, यही है। तो अगर डबल एंट्रीज की बात करें तो असल शक्ल यह है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के डब्बे में ही अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स डाल दें। असल शक्ल यह है। लेकिन जो इससे पहले बनाई थी वो भी चूंकि चलती है शक्ल के पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें उसके बाद एडजस्ट कर लें, वो भी शक्ल सही है। डबल एंट्रीज के एतबार से ज्यादा सही शक्ल यह है। तो अगर आप इसी को याद रखना चाहें, पिछले को डिलीट कर दें तो भी ठीक है। अगर दोनों में फर्क समझ रख के दोनों याद रख सकते हैं तो जो दिल करे वो यूज कर लिया करना। लेकिन ये दोनों शक्लें तब हैं इफ अंडर ओवर अप्लाइड इज चार्ज्ड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ये हैं। अगर अंडर ओवर अप्लाइड इज चार्ज टू P&L तो फिर ये शक्ल नहीं है। फिर वो तीसरी शक्ल बनाता हूं। ये दूसरी बनाई है ना, तो तीसरी ये बन गई, मैंने कर दिया। अब आपने नोट करना है। क्या 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 नोट करेंगे, क्या कर रही हैं? ये जो पहली दूसरी शक्ल है ये एक ही है, चाहे कॉस्ट ऑफ सेल के डब्बे में एडजस्ट कर दें चाहे ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे एडजस्ट कर लें। डबल एंट्रीज के एतबार से ये ज्यादा बेहतर शक्ल है, तो आप इसी को ही पक्का कर लें बेशक।
पहली और दूसरी में से जो मर्जी करना चाहे वो कर लें, लेकिन ये तब होगी अगर अंडर ओवर अप्लाइड इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल, तो ये शक्ल है। अच्छा, इतनी समझदारी की मैं आपसे जरूर उम्मीद रखूंगा कि पिछली शक्ल में ये पॉजिटिव लिखा हुआ था, माइनस लिखा हुआ है, तो पहले मैं प्रॉफिट में ऐड कर रहा था, कॉस्ट में से लेस कर रहा हूं, तो इतनी तो समझदार होना बनता ही है। इन दोनों शक्लों में से आप जो मर्जी फॉलो कर लें, बेशक अब यही दूसरी वाली ही फॉलो कर लें, क्योंकि ये डबल एंट्री वाली बात से टैली करेगी। दोनों ही सही हैं, लेकिन ये दोनों ही शक्लें तब हैं अगर अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। ये बात लिखनी है, ये जबानी काफी नहीं है, ये लिखिएगा बात। आप क्या पूछ रहे थे इसमें? ये तो वही है, क्या वही? नोटेड। जल्दी भाई। अगर कंपनी की पॉलिसी है अंडर ओवर अप्लाइड को पीएनएल को चार्ज करना, पुरानी वाली वैल्यूज बताएं। 17।
और आप इन दोनों के बाद लिखिएगा यानी सिर्फ फर्क ये पड़ा कि जीपी में एडजस्ट नहीं किया, जीपी के बाद किया। और ये शक्ल कब है? जब अंडर ओवर अप्लाइड चार्ज होना है पीएनएल को, तो ये शक्ल है। नहीं एडजस्टेड नेट प्रॉफिट नहीं, बस नेट प्रॉफिट ही है, बस नेट प्रॉफिट ही आ रहा है। क्या चीज? ये इन दोनों के बाद जी। नहीं नीचे अलग से। यानी वही लाइन जो पहले मैंने जीपी और एडजस्टेड जीपी के दरमियान लिखी थी, अब वो आखिर में है बस। जी जी जी, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, कंफ्यूजन बचाने के लिए मैं दोबारा लिख देता हूं। जो यहां तक नहीं पहुंचे थे, ये मैंने उनके लिए किया है। क्या लिखा हुआ था? 15,000, 10,800, 17,250, 5,000, 7,000। थ्री नाइन, ये ऐसे है। ये मैंने ऐसी पर 2 लाइनें बचाने के लिए कंफ्यूजन मचा दी, ये दोबारा लिख दी मैंने। वो मैंने पहले ज़बानी बोला था कि इसको आखिर में लिखिएगा, लेकिन ऐसे ही वो मासूम बच्चे फिर घबरा गए।
हाँ जी, नोटेड। चले पार्ट बी। मार्जिनल में ईयर 1 का प्रॉफिट कितना था? 39। ईयर 2 में 12,000। ईयर 3 में एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के प्रॉफिट में फर्क है। किस वजह से? फिक्स्ड क्या? अच्छा, इसमें वैसे तो सारे लोग आसानी से ही बता देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि ये फर्क अंडर ओवर अप्लाइड की वजह से। अंडर ओवर अप्लाइड की वजह से फर्क होता तो फिर ईयर 1 में भी फर्क होता ना, तो ईयर 1 में तो फर्क ही नहीं है। अंडर ओवर अप्लाइड तो इस फर्क को दूर ही तो कर रहे थे। अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट असल में इस फर्क को दूर ही करने लगे थे। मार्जिनल में हमने फिक्स्ड ओवरहेड्स लिए ही, नींद आ रही है, फिक्स्ड ओवरहेड्स लिए ही कौन से? एक्चुअल वाले। और अप्लाइड में, एब्जॉर्प्शन में पहले अप्लाइड इस्तेमाल हुए थे, फिर अंडर ओवर एडजस्ट हो गए, तो डिफरेंस अंडर ओवर की वजह से नहीं है। ईयर 1 में प्रॉफिट बराबर आ रहा है या फर्क है? तो वो इसलिए बराबर आ रहा है कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो दोनों में फर्क की वजह ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा, क्यों है ये फर्क? क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में फर्क है। मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक प्रोडक्ट कॉस्ट और है, एब्जॉर्प्शन के मुताबिक और है। तो जहां इन्वेंट्री आनी शुरू हुई, दोनों के प्रॉफिट्स बदल गए। एब्जॉर्प्शन के मुताबिक इन्वेंट्री महंगी है या मार्जिनल के मुताबिक? एब्जॉर्प्शन के मुताबिक इन्वेंट्री की कॉस्ट ज्यादा है या मार्जिनल के मुताबिक? एब्जॉर्प्शन के मुताबिक। ईयर 2 बताता हूं। अच्छा, इसका फॉर्मेट भी बना दूंगा ऑफिशियली, लेकिन समझाने के लिए पहले आपको सिर्फ डराइव करके दे रहा हूं। ईयर 2 की बात करते हैं। ईयर 2 में क्लोजिंग स्टॉक है। एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू में मार्जिनल से ज्यादा है, और बचपन में कहीं सीखा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट्स डायरेक्टली रिलेटेड हैं, यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है। दोबारा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग के क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है, इसलिए एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मार्जिनल के प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा है। 15 और 12 ये मैंने लिखे हुए हैं। दोबारा, एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू में मार्जिनल से ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसमें फिक्स्ड ओवरहेड भी शामिल किए हैं। तो चूंकि एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल के क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है, इसलिए एब्जॉर्प्शन का नेट प्रॉफिट मार्जिनल के नेट प्रॉफिट से ज्यादा। कितना फर्क है? 3,000। अच्छा, अब इस 3,000 को टैली करके देता हूं। पर यूनिट OAR कितना है? थोड़े वर्किंग 2 देखें। वर्किंग 2 मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन, ईयर 2 की बात कर रहा हूं। ईयर 2 मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में फर्क किस बात का है? 5 रुपए का फर्क है ना, 5 रुपए का फर्क है। एब्जॉर्प्शन में 600 यूनिट्स में 5 रुपए फालतू शामिल है। 600 यूनिट्स कहां से आए? ईयर 2 का क्लोजिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन 600 यूनिट्स में 5 रुपए एक्स्ट्रा एडेड है। कितना बना? तो ये वही 3,000 है जो प्रॉफिट्स का फर्क है। ईयर 3 में, अच्छा, जो जिनको नहीं समझ आ रहा फॉर्मेट बता दूंगा, करना तो वैसे ही है। ईयर 3 में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ईयर 2 एक दफा दोबारा देखें। ईयर 2 में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट है 15,000, मार्जिनल का है 12,000। दोनों में फर्क किस वजह से है? क्लोजिंग स्टॉक में 5 रुपए ये फालतू एडेड, तो 3,000 अगर माइनस कर दें तो मार्जिनल के प्रॉफिट के बराबर आ जाएगा। ईयर 3 में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट है 4,900 और मार्जिनल का 5,800। ईयर 3 का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 350। ईयर 3 की वर्किंग 2 देखें, कितने रुपए फालतू शामिल हैं? तो 350 यूनिट्स में 6 रुपए फालतू शामिल हैं, 2100। इसमें से ये माइनस करें तो ये आ रहा है? नहीं, ये तो फिर कुछ गड़बड़ हो रही है। ये क्लोजिंग की बात है, ओपनिंग में भी तो फालतू शामिल है, वो यही वाला 3,000 है। तो उस 3,000 को ऐड और इस 2100 को लेस करेंगे तो ये बराबर आएगा। तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट्स की अगर रिकंसिलिएशन करनी हो तो उसका फॉर्मेट ये है कि एक के प्रॉफिट से शुरू करें और ऐसा करें एब्जॉर्प्शन वाले से ही याद रख लें। एब्जॉर्प्शन वाले प्रॉफिट से शुरू करें
अच्छा, मैंने ये एब्जॉर्प्शन वाले से इसलिए शुरू कराया है कि आपको क्या याद रखने में आसानी है, ओपनिंग स्टॉक ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस, या ओपनिंग स्टॉक लेस और क्लोजिंग स्टॉक ऐड, ओपनिंग ऐड और क्लोजिंग लेस ना, ये याद रखना आसान है। इसलिए मैंने एब्जॉर्प्शन से शुरू कराया ताकि रिकंसिलिएशन का आप ये फॉर्मेट याद रख सकें, ऐड फिक्स्ड ओवरहेड्स इन ओपनिंग स्टॉक लेस फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक। रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट यह है कि एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से शुरू करेंगे, एब्जॉर्प्शन के स्टॉक में ओपनिंग में जो फिक्स्ड ओवरहेड शामिल है वो ऐड कर दें, एब्जॉर्प्शन के क्लोजिंग स्टॉक में जो फिक्स्ड ओवरहेड शामिल है वो लेस कर दें, तो जो आंसर आएगा वो इंशाल्लाह मार्जिनल के प्रॉफिट से टैली कर रहा होगा। और ये जो दो लाइनें हैं ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो शक्लें बता रहा हूं। आप चाहे ये याद रख लें, फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्लूडेड इन स्टॉक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, चाहे ये याद रख लें। और अगर इनकम स्टेटमेंट्स बना ही ली हैं तो इससे ज्यादा आसान काम बता रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स ऑफ टू अप्रोचेस। ये क्या किया मैंने, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के स्टॉक्स में जो फर्क है ये वो है। अब मेरे पास नहीं बना हुआ, आपके पास है इसलिए मैं जबानी बोल रहा हूँ। ईयर 1 का एब्जॉर्प्शन का नेट प्रॉफिट कितना है, 39700। ईयर 1 का ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं, इसलिए ये टैली कर रहा है मार्जिनल से। ईयर 2 एब्जॉर्प्शन का कितना है नेट प्रॉफिट, 15000। ईयर 2 ओपनिंग स्टॉक नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक, दोनों मेथड्स के क्लोजिंग स्टॉक का फर्क देख लें, 3000। ये मार्जिनल से टैली कर गया। ईयर 3 एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट, ये 3 इधर आ गया। या ऐसे कह लें कि ईयर 3 की इनकम स्टेटमेंट देखें, ईयर 3 की, और दोनों की ओपनिंग स्टॉक का फर्क देखें। मार्जिनल के ओपनिंग और एब्जॉर्प्शन के ओपनिंग का फर्क 3000 है ना, वो 3000 ऐड कर दिया। इनकम स्टेटमेंट देखें, मार्जिनल के क्लोजिंग और एब्जॉर्प्शन के क्लोजिंग में डिफरेंस 2100, वो 2100 माइनस करना है। ये मार्जिनल से टैली। तो रिकंसिलिएशन होती है, आप एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से स्टार्ट करें, ओपनिंग स्टॉक में छुपे हुए फिक्स्ड ओवरहेड ऐड कर दें, क्लोजिंग स्टॉक में छुपे हुए फिक्स्ड ओवरहेड लेस कर दें, तो जो इन 3 लाइनों का नेट आंसर आएगा वो मार्जिनल का नेट प्रॉफिट ही होगा। ये फिगर्स कैलकुलेट कैसे करनी है, 2 तरीके बताए हैं। ये ओपनिंग, या चलो पिछला क्लोजिंग, 600 यूनिट्स में 5 रुपए फिक्स्ड ओवरहेड शामिल है, ये वो 3000 आ गया। 350 यूनिट्स में 6 रुपए फिक्स्ड ओवरहेड शामिल है, ये 2100 आ गया। चाहे ऐसे कर लें। दूसरा तरीका बताया है कि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन दोनों की प्रोबेबली इनकम स्टेटमेंट तो बना ही ली होगी, तो दोनों इनकम स्टेटमेंट्स में लिखे हुए स्टॉक्स का डिफरेंस ले लें। चलें, कल पास्ट पेपर का सवाल कराता हूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।